Hello learners, welcome to my channel Life with Science. Today I will teach about human reproduction and I will mainly focus on male reproductive organs in this video. This topic is really very important for class 12 board exams, for NEET preparation and for CSIR NET Life Sciences preparation. इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और अगर फिर भी कोई डाउट होते हैं या कोई क्वेरीज होती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल चीज़ें बताती हूँ, कुछ जनरल पॉइंट्स बताती हूँ। Humans are sexually reproducing organisms and these are viviparous. इसका मतलब humans में जो reproduction होती है वो sexual mode of reproduction होती है और humans viviparous होते हैं। Sexual reproduction में parents involve होते हैं और parents के जो gametes होते हैं वो involve होते हैं for the production of the young one. Sexual reproduction में मेन दो चीजें होती हैं, meiosis and fertilization. meiosis से हमारे हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं और फर्टिलाइजेशन से वो गैमीट्स फ्यूज होते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं और डिप्लॉइड पेरेंट्स हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं। मेल गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल गैमीट होता है ओवम। स्पर्म जो होता है वो मोटिलिटी के लिए होता है और जो ओवम होता है वो फूड को रिजर्व रखता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। मोटिलिटी भी होनी चाहिए और फूड भी स्टोर्ड होना चाहिए। अब बताती हूँ कि विविपेरस क्या होते हैं। विविपेरस हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। एग्जाम्पल है ह्यूमन, यानी विविपेरस वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, ना कि वो एग देते हैं। एग नहीं देते, बेबीज को बर्थ देते हैं, उसको हम विविपेरस बोलते हैं। ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, मतलब जो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है वो है सबसे पहले गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नए गैमीट्स जो हैं वो बनते हैं। मेल्स में जो गैमीट बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म्स और फीमेल्स में जो गैमीट्स होते हैं उनको हम ओवम बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में जो स्पर्म होता है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बन जाता है। उसके बाद होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये जो जाइगोट है ये डिवीजन इसमें होते रहते हैं और डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला, इस तरह से। और इन स्टेजेस के बाद एक फाइनल स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट ये एक इवेंट है ब्लास्टोसिस्ट बनना। उसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं ये जाके इम्प्लांट हो जाती है यूटरस में। यूटरस की जो वॉल होती है उस पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाती है। उस स्टेप को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब वो इम्प्लांट हो जाती है उसके बाद होता है गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब वो इम्प्लांट होने के बाद एम्ब्रियो जो डेवलप होता है उस डेवलपमेंट को हम गेस्टेशन बोलते हैं। गेस्टेशन के बाद पार्ट्यूरेशन होता है। पार्ट्यूरेशन में बर्थ होती है बेबी की या डिलीवरी होती है। तो जो स्टेप्स हैं वो हैं गैमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्ट्यूरेशन। ये जितने भी स्टेप्स हैं या जितने भी ये इवेंट्स हैं ये सारे के सारे प्यूबर्टी के बाद आते हैं। प्यूबर्टी एक पर्टिकुलर एज 12 to 14 ईयर पे अचीव होती है ह्यूमंस में और उसके बाद ही जो ह्यूमंस हैं वो कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेनली पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है। इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें
एक पेयर ऑफ टेस्टिस, ये टेस्टिस हो गई, ये एक सैक में रहती है जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। उसके बाद कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जो डक्ट्स स्पर्म को लेके जाती हैं, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस है वो हेल्पफुल होते हैं इसमें इंसेमिनेशन में। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है जो कि ये है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पेल्विस रीजन में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जो है वो in adults, testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. जो टेस्टिस है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहती है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। एम्ब्रियो में जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के अंदर ही डेवलप होती है, और जब गेस्टेशन का 3rd वीक होता है, यानी जब वॉर्म में जो एम्ब्रियो है वो 3 वीक्स का होता है, उस टाइम पे टेस्टिस स्टमक से डिसेंड होना शुरू करती हैं स्क्रोटम में, और जिस समय वो कंप्लीटली जब चाइल्ड बॉर्न होने वाला होता है उस टाइम पे वो कंप्लीट स्क्रोटम में पहुंच जाती हैं। जो स्क्रोटम होता है, हम स्क्रोटम का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये स्पर्म के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। वो टेम्परेचर हमारी जो बॉडी का जो एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो स्क्रोटम में टेस्टिस के रहने का मेन पर्पस यही है कि स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो स्क्रोटम में मिलता है। टेस्टिस जो होती है वो ओवल शेप की होती हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और इनकी जो विड्थ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ये सारे पार्ट्स हैं। ये टेस्टिस हो गई, और ये उसकी डक्ट्स हो गई जो डक्ट्स कनेक्ट करती हैं, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं इसमें, ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं। इन ग्लैंड्स की सिक्रेशंस होती है जो कि पीएच वगैरह मेंटेन करती है और स्पर्म्स को सरवाइव करने में हेल्प करती है। टेस्टिस की अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो जो टेस्टिस होती है उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं, और टेस्टिस का अगर हम क्रॉस सेक्शन करें तो उसमें हमें 250 कंपार्टमेंट्स दिखेंगे, और वो जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये एक लोब्यूल है, और जो लोब्यूल होते हैं, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हर एक लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो 1 to 3 फीट लॉन्ग होते हैं, और उनमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं वो अंदर से उनमें 2 तरह की सेल्स होती हैं। एक तो मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, ये जो है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती हैं सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं स्पर्म के न्यूट्रिशन में, और जो स्पर्मेटोगोनिया है वो आगे चल के स्पर्म्स बना लेता है या स्पर्मेटोजोआ बना लेता है म्योटिक डिवीजन से। उसके बाद जो द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस, and it contains some blood vessels and interstitial cells और leading cells। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके पास ये जो स्पेस है, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं और इसमें कुछ लीडिंग सेल्स होती हैं। ये लीडिंग सेल्स जो हैं, जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करती हैं। उन हार्मोन्स को हम कहते हैं एंड्रोजन्स, और वो हार्मोन्स हेल्प करते हैं मेल कैरेक्टर को डेवलप करने में। इनमें कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, और ये मैक्रोफेजेस हेल्प करते हैं कुछ चीजों को एनगल्फ करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं ये मैक्रोफेजेस। तो इंटरस्टिशियल सेल्स में लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल्स कुछ हार्मोन्स एंड्रोजेंस को रिलीज करती हैं, और ये जो एंड्रोजेंस होते हैं ये मेल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं डक्ट्स की। जो मेल की अगर एसेसरी डक्ट्स हैं उनके नाम है रेटिटेस्टे,
वॉश डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वॉश डिफरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉश डिफरेंशिया की। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसमें रेटिटेस्टी के थ्रू होते होते ये वॉश डिफरेंशिया, ये छोटी छोटी जो आपको डक्ट्स दिख रही हैं, यहाँ से ये कनेक्ट होता है। उसके बाद ये वॉश डिफरेंशिया एपिडाइडमिस, ये एपिडाइडमिस है, इससे कनेक्ट होती है। और ये एपिडाइडमिस जो है ये जाके अटैच्ड होती है वॉश डिफरेंस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से स्पर्म रेटिटेस्टी, फिर उसके बाद वॉश डिफरेंशिया, फिर एपिडाइडमिस, फिर वॉश डिफरेंस, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। उसके बाद ये ओपन होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में, और इजैक्यूलेटरी डक्ट इसको स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है टू आउटसाइड द यूरेथ्रा। और जो यूरेथ्रा है वो ब्लैडर से ओरिजिनेट होके एक्सटेंड कहाँ तक करता है, पेनिस तक। ये है मेन डक्ट्स। तो मेन डक्ट्स हो गई आपकी रेटिटेस्टिव, वॉश डिफरेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वॉश डिफरेंशिया। ये लोब्यूल्स, रेटिटेस्टिव, फिर उसके बाद वॉश डिफरेंशिया, फिर एपिडाइडमिस, फिर वॉश डिफरेंस, फिर उसके बाद ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में अटैच्ड हो जाता है। ये इसका पाथ है स्पर्म के रिलीज होने का। उसके बाद हम कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करते हैं। जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो है पेनिस, जो कि मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, और ये जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एंड इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट स्पर्म्स विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म को डिपॉजिट करने का काम ये करता है। इसके बाद इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इसमें कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो कि उसके इरेक्शन में हेल्प करते हैं, जो हेल्पफुल होता है इंसेमिनेशन में। इसकी जो एक लूज कवरिंग होती है जो इसको कवर करती है, जिसको हम बोलते हैं फोरस्किन। और कुछ ग्लैंड्स होते हैं इसमें, वो ग्लैंड्स होते हैं सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो स्पर्म के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो ग्लैंड्स हैं, दीज कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। इन जो सिक्रीशंस में कुछ एंजाइम्स होती है, कैल्शियम होता है, फ्रक्टोज होता है। और ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है उसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो सारा कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नई वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें।